हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। पीछे वाले टॉपिक्स कई सारे जो है आपने अच्छे से कवर कर लिए होंगे। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आपका लास्ट जो टॉपिक चल रहा था ना हिमांक में अवनमन, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। उसकी मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाई थी। आज उसके न्यूमेरिकल वाला पोस्चर भी कंप्लीट करने वाले हम। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, हिमांक में अवनमन। मैंने आपको कहा था कि हिमांक किसे कहते हैं। हिमांक कहते हैं जब किसी भी पदार्थ का जो भी वाष्प दाब है, जब वो ठोस अवस्था के बराबर हो जाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का जो भी आपका दाब है, जो भी आपका वायुमंडलीय दाब है, जब वो ठोस अवस्था वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसे अपने हिमांक कहते हैं। ये मैंने आपको कल डेफिनेशन के साथ सारा ही समझा दिया था। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे कल आपको डेफिनेशन समझाया था, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर आपके पास विलायक शुद्ध अवस्था में है, मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो विलायक है, मान लो ये आपके पास क्या है, विलायक है। अगर ये विलायक शुद्ध अवस्था में है तो इस पर जो दाब लगेगा, सतह पर पूरी तरीके से दाब लगने के कारण वो आपके क्या हो जाएंगे, आसानी से वाष्पित हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इसमें ठोस NaCl मिला देंगे तो मिलाने के बाद क्या हो जाएगा कि अब जो आपके पास विलायक है उसकी सतह पर NaCl के कण आ गए, यानी अब आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। और इस सॉल्यूशन के अंदर अगर अपने बात करें, जब वाष्प द्वारा दाब लगेगा तो कुछ दाब तो NaCl के कण के ऊपर लगेंगे और कुछ दाब आपके द्रव के सतह पर लगेंगे। जो द्रव के सतह पर लगेंगे वो वाष्पित हो जाएंगे और जो NaCl के कण पे लगेंगे वो वाष्पित नहीं हो पाएंगे। तो वो यहाँ पर अपने कंपेयर करके बात कर सकते हैं। देखो, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैम कुछ ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं या फिर क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, तो पीछे की जो वीडियोस है ना, लास्ट जो मैंने वीडियोस बनाए हैं इसके टॉपिक्स के एकदम बेसिक से बता रखा है, आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हो। ये बार बार बता चुकी हूँ, मैं 2 से 3 बार बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं जस्ट ऊपर से इसको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्रव का सतह है, द्रव की सतह पर जितना ज़्यादा दाब लगेगा वाष्प का मान उतना ही ज़्यादा होगा, यानी वाष्पित होने वाली कणों की संख्या उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर NaCl के कण आ जाने के कारण वाष्पित होने वाली सतह, मतलब जो कण होंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी। यहाँ वाष्प दाब का मान होगा ज़्यादा, यहाँ वाष्प दाब का मान होगा कम। जहाँ वाष्प दाब ज़्यादा होंगे, वाष्पित ज़्यादा बनेंगे, उनको उबलने में कम टाइम लगेगा, यानी इनके क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, कम। मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर जो आपका वाष्प दाब है इसका मान क्या है, ज़्यादा। अब वाष्प दाब का मान ज़्यादा है, वाष्पित ज़्यादा होंगे, तो जो क्वथनांक का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम। और अगर अपने बात करें इसमें, तो इसमें वाष्प दाब का मान क्या है, कम लग रहा है इसकी तुलना में, तो क्वथनांक का मान, यानी अब इसको उबलने में ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है। अब बात चल रही है हिमांक के बारे में। देखो, हिमांक का मतलब होता है जमना। अब आपको पता है जिसको उबलने में जितना कम टाइम लगेगा उसको जमने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ आ रही है बात, मतलब कोई चीज़ उबल रही है तो आप देख सकते हो क्वथनांक के मान में कमी आ रही है। तो जब क्वथनांक के मान में कमी आ रही है और यहाँ पे क्वथनांक के मान में वृद्धि, यानी अब इस चीज को इसकी तुलना में उबलने में ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। अब जो उबलने में ज़्यादा टेम्परेचर लेगा, जमने में क्या करेगा, कम टेम्परेचर लेगा, है ना। जो चीज़ उबलने में ज़्यादा टेम्परेचर लेगा, जमने में कम टेम्परेचर लेगा, तो यहाँ पर जो आपका TF का मान है वो आपका क्या हो जाएगा, कम। समझ आ गई बात, यहाँ TF का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा, लेकिन विलयन के अंदर TF का मान क्या हो जाएगा, कम। तो ये सारी बातें पीछे कर चुके हैं, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो पहले वाला वीडियो देख ले। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो आपके पास शुद्ध विलायक है उसके फ्रीजिंग के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। क्यों हो रही है, क्योंकि आप में क्या कहते हैं, उसके सतह पर किसी भी प्रकार के अवाष्पशील कण नहीं है। लेकिन विलयन के अंदर क्या है, जल के साथ साथ नमक भी अब मिक्स कर दिया गया है और जल की सतह पर जो नमक के कण है वो क्या है, अवाष्पशील कण है, अवाष्पशील कण है जो उसे उबलने नहीं देंगे जल्दी से और जमने में हेल्प करेंगे। तो अब आप देखोगे जो विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो हो जाएगा कम, मतलब कम टेम्परेचर के अंदर ही आपका विलयन जल्दी फ्रीजिंग होगा और आपका विलायक जो है वो कम टाइम के अंदर फ्रीजिंग नहीं होगा।
समझ आ गई बात है। तो अब जो इनके बीच अंतर आ रहा है हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे, हम उसे ज्ञात करेंगे डेल टी एफ इज इक्वल्स टू जो अधिक मान है टी एफ नॉट माइनस जो कम मान है उससे माइनस करके। समझ आ गई बात। हम कभी भी किन्हीं दो चीज़ों के बीच जब अंतर ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों मानों को घटा देते हैं और घटा के दोनों के बीच का अंतर हमें ज्ञात हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हमारे किसको बता रहा है, जो हिमांक के अवनमन का मान आएगा और कितना अवनमन हो रहा है उस वैल्यू को बताएगा। क्लियर बात। तो ये जो डेल टी एफ है वो किसको बता रहा है, आपके हिमांक में अवनमन को बता रहा है। क्लियर बात। और जो टी एफ नॉट है वो शुद्ध विलायक की हिमांक बिंदु को बता रहा है, नॉट आ जाए तो शुद्ध विलायक, और जहाँ पर टी एफ है वो क्या कहते हैं विलयन की हिमांक बिंदु को बता रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इतना इतना इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको पीछे जो 2 पॉइंट समझाए हैं, एक तो मैंने आपको बताया वाष्प दाब में अवनमन, उसके बाद मैंने आपको बताया क्वथनांक में उन्नयन, और अब मैं आपको बता रही हूँ हिमांक में अवनमन। अब इन तीनों पॉइंट को अगर आप ध्यान से समझो तो सभी में घटना सेम ही हो रही है। शुद्ध विलायक के अंदर NaCl मिलाने के कारण वाष्प दाब में कमी आ रही है और क्वथनांक में वृद्धि हो रही है और हिमांक में कमी हो रही है। क्लियर बात। तो जो हमने डेल P का मान निकाला था स्टार्टिंग के अंदर, मैंने आपको बताया था कि डेल P जो है वो समानुपाती किसके है, x2 के। अब डेल P x2 के समानुपाती है। अगर डेल P की हम बात करें तो डेल P क्या था, वाष्प दाब में अवनमन, और जो वाष्प दाब में अवनमन है वही कारण हिमांक में अवनमन का भी है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि डेल टी एफ समानुपाती किसके हो रहा है, x2 के। क्लियर बात है, क्योंकि दोनों बातें या दोनों कंडीशन जो है ना वो सेम ही है, बस ये वाष्प दाब की बात कर रहे हैं और ये हिमांक की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सेम मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि x2 का मतलब क्या होता है। x2 का मतलब होता है कि विलय के मोल अंश, और विलय के मोल अंश को हम कैसे ज्ञात करते हैं, x2 बराबर क्या हो जाएगा आपका n2 अपॉन में n1 प्लस n2। अब यहाँ पर n क्या है, n है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या क्या होता है आपका भार अपॉन में अनुभार। क्लियर बात। तो n2 के लिए क्या हो जाएगा W2 अपॉन में M2, n1 के लिए क्या हो जाएगा W1 अपॉन में M1। तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बन जाएगा, डेल टी एफ। अब ये समानुपाती का निशान है, समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक आ जाता है, तो बराबर में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर के, ये आ गया आपके पास x2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, जो आपका x2 का मान है वो यहाँ पुट कर देंगे के इंटू में, अब x2 क्या था n2 अपॉन में n1 प्लस n2, और n2 का मान क्या था आपका W2 अपॉन में M2 अपॉन में n1 का मान क्या हो जाएगा W1 अपॉन में M1 प्लस n2 का मान क्या हो जाएगा W2 अपॉन में M2। क्लियर बात है। अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि यदि विलयन अत्यंत तनु हो, तो अगर आपका विलयन अत्यंत तनु होगा तो उस टाइम विलयन तनु कब होता है, जब विलायक के अंदर विलय की मोलों की संख्या बहुत कम हो, और ये आपके पास क्या है विलायक है, ये आपके पास क्या है विलय है। जब इनके मोलों की संख्या बहुत कम होगी तभी विलयन तनु होगा। तो इस मान को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि जो आपके विलायक के मोलों की संख्या है वो आपके विलय से बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये रहा आपका विलायक, ये रहा आपके विलय, और ये काफी कम होने के कारण तो इस वाले क्वेश्चन को मैं क्या मान लूं, नगण्य मान लूं। ठीक है, तो ये वाला मैं रेज कर देती हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इस मान को हम छोड़ देंगे, नगण्य मान लेंगे। डेल टी एफ
बराबर के, यहाँ पे आ जाएगा W2 अपॉन में M2 अपॉन में आपका क्या चल रहा है W1 अपॉन में M1। अब जब कोई भी संख्या बटे में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, डेल TF बराबर के इंटू में W2 अपॉन में M2 इंटू में M1 अपॉन में W1। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डेल TF और जो हमारा K इंटू में M1 का मान है इसको अलग कर लेते हैं, पीछे जो मान बच जाएगा उनको लिख लेते हैं। क्या बच गया, W2 अपॉन में M2 इंटू में W1। और मैंने आपको जैसा कि बताया था पीछे कि मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल, विलय के मोल। सीधी बता देती हूँ, मैंने आपको बताया था कि मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल अपॉन में विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलायक आपके पास क्या है, W1। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर N2 का मान अगर पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा W2 अपॉन में M2 और इसका मान क्या हो जाएगा W1। तो आप देखो ये दोनों आपको सेम नजर आ रहे हैं, यानी इस M को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। क्या बन जाएगा मेरा न्यू फॉर्मूला, डेल TF बराबर, अब इसको, अब ये जो है ना, जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक स्थिरांक की तरह कार्य करेगा जिसे हम KF बोलते हैं। और ये जो KF स्थिरांक है इसे अपने बोलेंगे हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्लियर बात। अब ये तो आपके पास KF आ गया और मल्टीप्लाई में ये जो सारा क्वेश्चन है इसे हम क्या लिख देंगे, M लिख देंगे। क्लियर। और अब मैंने आपको पीछे ये भी बता रखा है कि अगर आपके पास जो विलय के जो आपके पास विलायक का द्रव्यमान है अगर वो केजी में दे रखा है तो फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन अगर वो आपको ग्राम में दे देता है तो आप साथ में इसके साथ 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हो। तो ये सब नॉर्मल बातें हैं, आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हो। क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ तक जो है सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो आपका KF है वो क्या है, यहाँ पे होगा ये हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इसका एक छोटा सा ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये बता रहा है आपका ठोस अवस्था वाष्प दाब को। जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे क्या बढ़ेगा, ताप, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या किसको बताएगा, दाब को। क्लियर बात। अब इसके अंदर क्या होगा, एक तो हम ले लेंगे इसमें कौन सा पॉइंट ले लेंगे, एक तो अपने ले लेंगे विलायक और एक अपने पॉइंट ले लेंगे विलय। ये तो हो जाएगा शुद्ध विलायक और एक हो जाएगा आपका विलयन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से मिला देते हैं और इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, अब जब हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको देखें तो जो शुद्ध विलायक का मान है वो आपका क्या हो जाएगा, TF नोट, उसकी वैल्यू आपको कुछ यहाँ पर मिलेगी और जो आपका विलयन होगा उसका मान आपको कहाँ मिलेगा, इससे पहले। यानी ग्राफ की हेल्प से भी हम ये कह सकते हैं कि जो आपके TF नॉट का मान है उसमें हिमांक का मान ज़्यादा है और जो TF का मान है यानी जो विलयन का जो आप वाष्प दाब की बात कर रहे हो उसका मान कम है। और जो दोनों के बीच का अंतर है वो किसको बताता है, ये दोनों के बीच का अंतर बताता है डेल TF को। तो
आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है परासरण दाब। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है? परासरण दाब। तो परासरण दाब को समझने से पहले आप ये समझोगे कि परासरण किसे कहते हैं, परासरण प्रक्रिया कौन सी होती है या परासरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो एक ना प्रकृति का रूल होता है, प्रकृति का नियम होता है कि जब कोई भी चीज अगर किसी भी स्थान पर उच्च सांद्रता में है तो हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने अपने घर के अंदर अपने कमरे में, ठीक है, कमरे के एक कोने में आपने अगरबत्ती जला के रख दी। ठीक है, अगरबत्ती जला के रख दोगे तो आप देखोगे जहाँ पर आपने अगरबत्ती जलाई है वहाँ पर जो उसकी सुगंध है, जो उसकी खुशबू है, वो तो क्या है? उच्च सांद्रता में है, और पूरे कमरे में क्या है? निम्न सांद्रता में है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो उसकी खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, यानी जो खुशबू है वो उच्च सांद्रता से कमरे में जहाँ बिल्कुल भी खुशबू नहीं थी निम्न सांद्रता की ओर क्या कर रहा है? गमन कर रहा है। समझ आई बात? परासरण की प्रक्रिया भी ठीक इससे मिलती जुलती है। वैसे तो जो गैसों में पाई जाने वाली प्रोसेस होता है ना उसे हम विसरण कहते हैं। ठीक है, और जो द्रवों में पाई जाने वाली प्रोसेस है उसे अपने क्या बोलेंगे? परासरण बोलेंगे। तो फिलहाल आप देखो परासरण के अंदर क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल समझो कि इस तरीके से आपके पास दो टंकी है। ठीक है, यूँ समझो दो टंकी है, इनके जस्ट बीच में क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये बीच में क्या है? इसके अर्ध पारगम्य झिल्ली, या फिर अपने इसको क्या बोलते हैं? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि जो परासरण की प्रक्रिया है वो हमेशा अर्ध पारगम्य झिल्ली के हेल्प से ही होती है। अब इसमें क्या है? इस वाले जो आपके पास मान लो ये आपके पास क्या है? A है, और ये आपके पास क्या है? B। इसको अपने टंकी को A नाम दे दिया, इसको अपनों ने B नाम दे दिया। A वाले के अंदर क्या है? आपने शुद्ध विलायक भर रखा है। क्या भर रखा है आपने? शुद्ध विलायक, और इसमें आपका क्या है? विलयन है। क्लियर बात? इसमें तो क्या है आपका? शुद्ध विलायक, और इसमें आपके पास क्या है? विलयन। क्लियर बात? अब देखो ये प्रक्रिया कैसे होती है, समझना इसको कि जो आपके अगर हमने बात करी इस चीज को समझना, विलयन यहाँ पर क्या है? अधिक सांद्रता में है, लेकिन यहाँ पर विलयन आपका क्या है? निम्न सांद्रता में। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें विलयन कहाँ है? ये तो विलायक है, यहाँ पर विलयन नहीं है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें विलयन निम्न सांद्रता में है, और यहाँ पर विलयन है तो मैं बोल सकती हूँ विलयन यहाँ पर अधिक सांद्रता में है। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे हम अगरबत्ती को कमरे के एक साइड जलाते हैं तो वो उच्च सांद्रता से कहाँ जा रहा है? निम्न सांद्रता की ओर। समझ आई ना बात? अब निम्न सांद्रता बोला है मैंने, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कमरे के अंदर पहले से खुशबू थोड़ी थोड़ी थी, वहाँ पे तो बिल्कुल भी खुशबू नहीं थी। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक वैसे इसको समझना कि यहाँ पर विलयन क्या है आपका? निम्न सांद्रता में है। ठीक है, और यहाँ पे जो विलयन है वो आपका क्या है? उच्च सांद्रता में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब विलयन के अणु, डेफिनेशन इसकी क्या बनती है परासरण की, जब विलयन के अणु निम्न सांद्रता से अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए उच्च सांद्रता की ओर गमन करे तो उसे अपने परासरण की प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर बात? यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। जब विलयन के अणु, या फिर अपन लिख सकते हैं विलयन के मोल, निम्न सांद्रता से
अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए उच्च सांद्रता की ओर गमन करे। तो इस प्रक्रिया को हम परासरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि बच्चे एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिसमें ये भी होता है कि उच्च से निम्न की ओर गमन। तो वो क्या चीजें समझो। देखो, डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि विलयन के अणु जब निम्न सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए उच्च सांद्रता की ओर गमन करे तो उसे हम परासरण कहते हैं। एक और डेफिनेशन क्या बन जाती है, वो बनती है कि जब विलायक उच्च सांद्रता से, विलायक क्या आपके अब उच्च सांद्रता से, क्योंकि अब आप कंपेयर करोगे तो ये आपका शुद्ध विलायक है, यहाँ पे आपका प्रॉपर विलायक के अणु है और यहाँ पे विलायक के साथ साथ कुछ स्थान विलय के अणु भी घेर रहे हैं। तो अब ये विलयन बन चुका है। तो यहाँ पर विलायक की सांद्रता इसके मुकाबले क्या है, उच्च, और यहाँ पर विलायक की सांद्रता क्या है, इसके मुकाबले कम। यानी मैं लिख सकती हूँ सेकंड में क्या है आपके विलायक की निम्न सांद्रता। तो एक डेफिनेशन जो है आपकी एक और बन जाती है कि जब विलायक के मॉलिक्यूल्स या विलायक के मोल या विलायक के अणु उच्च सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो उसे हम परासरण कहते हैं। दोनों बात सेम ही है, लेकिन जब आप विलयन वर्ड यूज करोगे तब आप निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करवाओगे, और जब आप विलायक लोगे तो आप उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कराओगे। समझ आ गई बात। यानी एक और डेफिनेशन जो है आपकी ये बन जाती है, विलायक के अणु उच्च सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए निम्न सांद्रता की ओर गमन करे तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। क्लियर बात। तो मेरे हिसाब से परासरण किसे कहते हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, अब ये भी आप सुन ले कि ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है ना, इसको हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के ना हम इस प्रोसेस को कर ही नहीं सकते। अब आप पूछोगे कि मैम अर्धपारगम्य झिल्ली में ऐसा क्या होता है कि हम बिना अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की प्रक्रिया करवा ही नहीं सकते। तो सुनो, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ना वो क्या करता है, आपको पता होगा कि जो विलायक के कण होते हैं ना उनका आकार छोटा होता है विलय की तुलना में। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो जैसे मान लो आप एक गिलास पानी के अंदर जब नमक घोलते हो तो आपको पानी के एक एक कण दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते, लेकिन नमक के एक एक कण दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो विलायक के कण होते हैं उनका आकार होता है छोटा, और जो विलय के कण होते हैं उनका आकार होता है बड़ा। ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ना वो छोटे आकार को तो जाने देती है, लेकिन बड़े आकार को अपने में से होकर नहीं जाने देती। क्लियर बात। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो क्या हेल्प कर रही है, वो हेल्प कर रही है कि विलय के कण इसमें से आर पार हो सके, लेकिन विलय के कण कभी भी इसमें से आर पार नहीं हो सकते। समझ आ गई बात। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम यही होता है कि विलय के अणुओं को भेजना, इसलिए अर्धपारगम्य झिल्ली लगाना जरूरी है। और ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये आपके जानतव्य भी होते हैं, ये आपके वनस्पति भी होते हैं, और कृत्रिम रूप से भी इसका निर्माण किया जाता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।
ले ली होगी आपने अभी तक स्क्रीनशॉट। तो अब जो है, अब हम बात करेंगे कि परासरण दाब किसे कहते हैं। ठीक है, तो परासरण दाब किसे कहते हैं यहीं पे समझ लो। देखो आपको पता है परासरण की प्रक्रिया अपने आप चलती रहेगी। परासरण की प्रक्रिया जो है ये तो प्रकृति का नियम ही है कि भाई ये विलयन जो है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करेगा, या फिर विलायक जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा। अब परासरण दाब क्या चीज है? परासरण दाब क्या होता है कि जब परासरण की प्रक्रिया चल रही होती है तो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, क्या कहा मैंने आपको? परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो मैं जल्दी से इसको लिख देती हूँ यहाँ पर। यहाँ तक ये तो आपने लिख लिया होगा। तो अब आती है डेफिनेशन किसकी? परासरण दाब की। तो परासरण दाब क्या होगा कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने हेतु लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है और इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात? परासरण की प्रक्रिया चल रही है, इसको रोकने के लिए जो आप अतिरिक्त दाब लगाते हो, दाब लगाने से ये जो प्रोसेस है ये यहीं पे रुक जाएगी। इसी दाब को हम परासरण दाब कहते हैं और इसे पाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम बात करेंगे आगे इसके बारे में। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको कहा कि जो परासरण दाब है उसको किससे शो कर रहे हैं? उसे शो करते हैं हम पाई से। ठीक है, अब ये जो पाई है वो समानुपाती होता है सी के, यानी सांद्रता के, और एक पाई समानुपाती होता है टी के। अब देखो पाई सी के समानुपाती और टी के समानुपाती कैसे हुआ, समझ रहे हैं इस चीज को। देखो सी का मतलब क्या होता है? सांद्रता। सांद्रता की अगर हम बात करें कि अगर मान लो जो आपका विलयन है, अगर ये जितना ज्यादा सांद्र होगा विलायक के कण उतने ही ज्यादा यहाँ जाएंगे उसको तनु करने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात? जैसे मान लो परासरण दाब किसे कहते हैं ये तो आपको पता लग गया। ठीक है, अब बात आती है कि परासरण दाब जो है वो कब कब बढ़ता है। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती है जब परासरण दाब का मान बढ़ाना पड़ता है? तो पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे सांद्रता का मान बढ़ेगा परासरण दाब का मान बढ़ेगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ेगा परासरण दाब का मान बढ़ेगा। अब कैसे, तो समझो इसको। देखो आपको पता है ये विलयन है और यहाँ पर अपने क्या ले रहे हैं? विलायक लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अपने क्या लेके चल रहे हैं? विलायक लेके चल रहे हैं। अब विलयन जितना ज्यादा सांद्र होगा विलायक के अणु उतने ही ज्यादा इस तरफ आएंगे, उतने ज्यादा परासरण की प्रक्रिया होगी। परासरण की प्रक्रिया जितनी ज्यादा होगी परासरण दाब उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए। समझ आई बात? तो मैं बोल सकती हूँ परासरण दाब किसके समानुपाती है? सांद्रता के समानुपाती है। सेकंड कंडीशन है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उतनी फास्ट मूव करते हैं। परासरण की प्रक्रिया उतनी तेजी से होगी और जितनी तेजी से परासरण की प्रक्रिया होगी उतनी ही ज्यादा हमें दाब लगानी पड़ेगी। किसके लिए? परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए। समझ आ गई बात? तो सेकंड कंडीशन कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे परासरण दाब का मान भी बढ़ता जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से आपका क्या बन जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से क्या बन जाएगा? पाई
समानुपाती सी टी। क्लियर बात। अब कभी भी समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो कोई ना कोई स्थिरांक आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना पाई सी आर टी। ये जो आर है वो क्या है, आपका स्थिरांक है। क्लियर बात। आर क्या है आपका, यहाँ पर स्थिरांक है। तो ये आपके पास बन जाता है पाई इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, सी आर टी के बराबर होता है। और जो आर का मान होता है वो भी मैं आपको लिख देती हूँ, कितना होता है यहाँ पर। एक तो इसका मान होता है 0.083। 2 मिनट रुके। ठीक है। और इसका मात्रक हो जाएगा लीटर बार इनवर्स और केल्विन इनवर्स। और एक आर का मान एक और होता है जो है आपका 0.0821। दोनों ही क्या है, आर के मान है, नियतांक ही है दोनों। ठीक है। तो इसका जो मात्रक है वो भी मैं लिख देती हूँ, लीटर और एटमॉस्फेरिक, मैं भी लिख देती हूँ एटमॉस्फेरिक। ठीक है। तो ये दोनों ही आर के वैल्यू है। तो परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं, आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रतिलोम परासरण। हम समझेंगे क्या चीज है। अब जो आपका टॉपिक है वो है प्रतिलोम परासरण। अब देखो प्रतिलोम परासरण क्या चीज है। प्रतिलोम परासरण क्या होता है कि जब परासरण दाब आप आवश्यकता से अधिक लगा दोगे, क्या करोगे, जब परासरण दाब आप आवश्यकता से अधिक लगा दोगे तो देखो, पहले तो परासरण की प्रक्रिया इस दिशा से इस दिशा हो रही थी। ठीक है। परासरण दाब लगाया तो प्रोसेस रुक गया। और अगर परासरण दाब आपने आवश्यकता से ज्यादा लगा दिया ना, तो ये जो प्रोसेस है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ आ गई बात। परासरण, प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, जब परासरण अतिरिक्त परासरण दाब दे दिया जाता है तो जो परासरण की प्रक्रिया है वो विपरीत दिशा में होने लग जाती है। क्लियर बात। परासरण की प्रक्रिया किस दिशा में हो रही है, विपरीत दिशा में, तो उसे हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। अब जो आपका टॉपिक है वो है प्रतिलोम परासरण, और इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ मैं। प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, तो देखें यहाँ पर, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो परासरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लग जाती है। जिसे प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। अब देखो, अब बात आती है कि प्रतिलोम परासरण की जरूरत क्यों पड़ी, परासरण दाब हमें आवश्यकता से अधिक लगाने की क्यों जरूरत है। तो देखो यहाँ पर जो समुद्री जल होते हैं, आपको पता है समुद्री जल से हम क्या करते हैं, नमक की मात्रा अलग करते हैं और साफ जल अलग कर लेते हैं। तो वहां पर हमारा प्रतिलोम परासरण जो है वो वर्क करता है। कैसे करता है देखना है यहाँ पर।
अंदर क्या प्रोसेस होता है कि आपका जब प्रासरण दाब आवश्यकता से अधिक लगा दोगे तो प्रतिलोम प्रासरण की प्रक्रिया होगी, यानी जो डायरेक्शन है वो अब ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या डाला जाता है, जो आपका जल है वो यहाँ से डाला जाता है। जो आप समुद्री जल की बात कर रहे हो ना, वो यहाँ से डाला जाता है, ठीक है। अब समुद्री जल आप यहाँ से डालोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या है, पूरी तरीके से समुद्री जल है। अब यहाँ पर आप लगा दोगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या करेगा, जो विलायक के कण है उसको तो इधर भेज देगा, लेकिन जो विलय के कण है उसको यहीं पे रोक देगा। यानी समुद्री जल के अंदर जो शुद्ध जल होगा जिसे हम अपने काम में ले सकते हैं वो तो एकत्रित हो जाएंगे इसमें, लेकिन जो नमक के कण है वो इसी में रह जाते हैं। क्लियर बात। और जो आपका साफ जल आपने इकट्ठा कर लिया उसको आप क्या कर लोगे, यहाँ से एकत्रित कर लिया जाता है किसी भी पात्र में। समझ आ गई बात। तो प्रतिलोम प्रासरण का यूज कहाँ पर होता है, तो समुद्री जल के स्वच्छीकरण के लिए प्रतिलोम प्रासरण का उपयोग किया जाता है। क्लियर बात। तो ये तो था आपका प्रतिलोम प्रासरण वाला टॉपिक। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो मेरे हिसाब से आज वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन शो होता है उसको भी प्रेस कर लेना, क्योंकि कई बच्चों का डाउट होता है कि मैम हमें पता नहीं चलता कि जो नेक्स्ट वीडियो जब आप अपलोड करते हो तो आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आप वहां से मैंने जितने भी पहले वाले जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो आप लाइक शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।